आज का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसके लिए है क्योंकि इसके अंदर ऐसा सच कुछ खास नहीं है समझने लायक। सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या बोला है उसी पे डिपेंड करेगा। और एकदम सिंपल मतलब उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। दैट इज अपना जो लास्ट टॉपिक बाकी था, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आप डिबेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हो, क्या बोला कि डिबेंचर issued is collateral सिक्योरिटी। सर कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो, अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो तो बैंक वाले आपसे कुछ सिक्योरिटी, कुछ प्रॉपर्टी, आपका स्टॉक वगैरह या कुछ ऐसी चीजें आपसे क्या मांगते हैं, सिक्योरिटी के लिए रखते हैं बैंक वाले। तो सपोज आपने क्या किया, एक सिक्योरिटी दे दी, सिक्योरिटी नंबर वन। आपके पास में एक मशीन थी, आपने उस मशीनरी को एज ए सिक्योरिटी दे दिया बैंक वाले को। बैंक वाला बोला कि इस मशीन की वैल्यू तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। नंबर वन पॉइंट। नंबर दो, अगर आप लोन नहीं पेमेंट करते हो वापस, आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि इस मशीन को बेचने जाएं तो लोन का अमाउंट पूरा वसूल ना हो। तो उसके लिए बैंक वाले क्या करते हैं, सेकेंड सिक्योरिटी मांगते हैं। दैट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी। दैट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में कंपनी ने क्या कर दिया कि भाई हमारी तो है कंपनी, हम आपको मशीन के अलावा कोलेटरल सिक्योरिटी में हमारी कंपनी के डिबेंचर्स दे सकते हैं, हमारी कंपनी के डिबेंचर्स दे सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है किसका, जब डिबेंचर्स को आपने इश्यू किया है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर्स को जब आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया, तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है। उसके लिए आपके पास में दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर वन एंड मेथड नंबर टू। फर्स्ट मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आपको इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। रीजन क्या है और क्या होगा इसके अंदर एग्जैक्टली वो देखते हैं। यहाँ पे नो रिकॉर्डिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं करना है। सिर्फ आपको इस ए नोट, आपको एक छोटा सा नोट बना के, जैसे अपने जैसे नरेशन लिखते हैं ना, इन द सेम पे आपको एक एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या करना है, उसका नोट बना के लिखना रहेगा। सर इतना सिंपल है? हाँ एग्जैक्टली एकदम सिंपल है। क्या होगा उसके अंदर वो देखते हैं कि डिबेंचर्स को आप बैलेंस शीट में, डिबेंचर्स की तो बात आती है दूसरी। आपने लिया, सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि एक कंपनी है जिसने आईडीबीआई बैंक से, आईडीबीआई बैंक से लोन लिया और लोन लिया है 10 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। बैंक लोन लिया है आईडीबीआई बैंक से 10 लाख रुपए का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो जो लोन लिया उसकी एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, पैसे आए बैंक अकाउंट, डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट या आईडीबीआई बैंक लोन अकाउंट, ये लिखोगे और अमाउंट आ जाएगा इसमें 10 लाख रुपीज। आपने जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है किसको, डिबेंचर्स को। जनरली अपने डिबेंचर्स जब भी इशू करते थे कैश के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स की एंट्री बनती थी। लेकिन यहाँ पे जो कैश मिल रहा है वो लोन ले रहे हो इसकी वजह से मिल रहा है, डिबेंचर इशू कर रहे हो उसकी वजह से नहीं मिल रहा। आपको जो लोन मिल, जो अमाउंट मिल रहा है कैश में या बैंक में, वो लोन ले रहे हो इसकी वजह से मिल रहा है, डिबेंचर इशू कर रहे हो उसकी वजह से नहीं मिल रहा।
तो सर डिबेंचर इश्यू किया आपने, हाँ किया, तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना रहेगा। तो आप जब भी बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे, आप बनाओगे बैलेंस शीट। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो बनती है अपनी वर्टिकल फॉर्मेट में, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में। तो कंपनी की जब भी बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में आप जो फर्स्ट पॉइंट लिखते हो दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट अपना वो शेयर होल्डर फंड वगैरह वो सब आता है, एंड सेकेंड के अंदर बी पॉइंट में आता है नॉन करंट लायबिलिटी। इसकी सब हेडिंग रहेगी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में आपको क्या करना रहेगा, इसको शो करना रहेगा। किस तरीके से शो करोगे नॉन करंट लायबिलिटी में, वो पॉइंट आता है, और इसको शो करना रहेगा अपना वर्किंग नोट के अंदर। वर्किंग नोट बोले तो, वर्किंग नोट बोले तो नॉन करंट लायबिलिटी में जो आईडीबीआई बैंक से लोन लिया है वो अपने यहाँ पे शो करेंगे। तो सपोज मैंने लिख दिया बैंक लोन या 12% बैंक लोन अकाउंट या 12% बैंक लोन। इसके लिए आपको बनाना रहेगा एक वर्किंग नोट, यानी नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट। जब नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, क्या बना रहे हो, नोट्स टू अकाउंट बना रहे हो। तो नोट्स टू अकाउंट में जो आपका फर्स्ट नोट आया वो किस चीज का आ रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी में 12% जो बैंक लोन है। आपने यहाँ पे लिखा बैंक लोन, बैंक लोन में आपने यहाँ पे लिख दिया 12% आईडीबीआई लोन, और अमाउंट आपका आ गया सपोज 10 लाख का। जो डिबेंचर इशू किए थे, जो डिबेंचर इशू किए थे उसको यहाँ पे ब्रैकेट में, इस नोट्स टू अकाउंट में नीचे ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है कि 10%, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 1000 10% डिबेंचर issued as a collateral सिक्योरिटी। तो क्या ट्रीटमेंट है इसका, इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप जब भी डिबेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो तो आपको नोट्स टू अकाउंट जब बनाओगे तब आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। कहाँ पे लिखना है, नोट्स टू अकाउंट में लिखना है, और एज ए स्टेटमेंट लिखना है, एज ए स्टेटमेंट लिखना है। दिस इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। चैट बॉक्स में रिप्लाई दे मुझे, समझ आया कि नहीं आया, यस और नो, फटाफट। ध्रुव, हाँ सर, नहीं बेटा समझ आया क्या कर रहे हैं। तो बात आती है कुछ ऐसी कि सर एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखे ना इसकी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो किस तरीके से रहेगी। ये जो तरीका है, मतलब ये जो लिखा है यहाँ पे वो तो एकदम परफेक्ट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का जो पार्ट आता है, जो बैलेंस शीट का पार्ट आता है यहाँ पे, अब अपने को यहाँ पे क्या लिखना रहता है, नॉन करंट लायबिलिटी तो आपने लिख दिया। नॉन करंट लायबिलिटी में आपको
मतलब प्रॉपर अगर अपने शेड्यूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या बनेगा, दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और ये जो शेड्यूल बनेगा वो किसका बनेगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का। ये अपने पार्ट 3 के अंदर एकदम अच्छे से डिटेलिंग के अंदर ये सारी चीजें समझेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 2 3 जो है 1 2 3 4 वो सारे इसी से रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपको यहाँ पे जो फिगर लिखना रहेगा वो आएगा 10 लाख का, यहाँ पे जो फिगर लिखना रहेगा वो आएगा 10 लाख का। ठीक, ये 10 लाख का फिगर आ गया। और यहाँ पे जो नोट्स टू अकाउंट बना रहे हो तो आपने जो डिबेंचर इश्यू किया उसको एज ए स्टेटमेंट लिखोगे। फाइन। तो यहाँ पे मैंने जो समझाया, नो रिकॉर्डिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओनली स्टेटमेंट अंडर नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में अपने को क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखना है। सर मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 में आपको एक बनानी रहती है जनरल एंट्री। क्या बनानी है, जनरल एंट्री बनानी है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब भी डिबेंचर इश्यू करोगे, जब भी डिबेंचर इश्यू करोगे तो डिबेंचर से आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है कि कम होती है। सर हमारी तो लाइबिलिटी बढ़ती है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर। ये अपनी जनरल एंट्री बनी, टू 10% डिबेंचर। ओके। क्या आपके पास में पैसे आए, चैट बॉक्स में रिप्लाई देना मुझे, क्या आपके पास में पैसे आए इस डिबेंचर इशू करने के लिए। आपने डिबेंचर इशू किया 10%, तो क्या आपके पास में पैसे आए, यस और नो। नो। जो अमाउंट आया था वो लोन का आया था, जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ था वो लोन के अगेंस्ट में रिसीव हुआ था, डिबेंचर इशू करने के अगेंस्ट में नहीं हुआ। तो क्रेडिट में तो समझ में आ गया कि भाई डिबेंचर इशू किए हैं तो आपको क्रेडिट में लिखना है टू 10% डिबेंचर। और जहां पे अपने को कुछ समझ नहीं आता वहां पे अपने क्या कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। सर ये तो आप बना रहे हो बेवकूफ, बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। ये बात कैसी है कि आपको लिखना है यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। डिबेंचर का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। तो दोनों तो सेट ऑफ हो गए ना एक दूसरे के अमाउंट से, दोनों तो सेट ऑफ हो गए एक दूसरे के अमाउंट से। तो अब बात आती है कि आप क्या, आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको क्या करना है। तो आपको करना कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन है, वही फंडा अपना, जो बैलेंस शीट बनेगी, जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें किस तरीके से शो करोगे। बैलेंस शीट में तो वही फंडा है अपना, बैलेंस शीट में तो वैसे ही दिखाना है। क्या चीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये तो अपना मेन हेडिंग आ जाएगा। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज ये आपने लिखा। नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी आपको क्या लिखना है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल सकते हो इसको। आपने पैसे लिए हैं तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे प्रॉपर लिखे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको क्या बनाना रहेगा, नोट, नोट बनाना। नोट नंबर 1 दे देते हैं इसको नाम। सर पहले भी तो ऐसे ही कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आपका क्या आया, लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास में दो चीजें हैं। एक, जो आपने आईडीबीआई से लोन लिया है, एक तो वो आपका लॉन्ग टर्म है। दूसरा, जो आपने 10% डिबेंचर इशू किए हैं वो आपके लॉन्ग टर्म हैं। तो आपके पास में दो बोरोइंग्स हैं, दो लाइबिलिटी है। अब तो आपने रिकॉर्ड कर लिया ना, आपने तो जनरल एंट्री बना दी यहाँ पे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर तो अपनी लाइबिलिटी होगी, 10% डिबेंचर इज योर लाइबिलिटी। तो क्या करोगे? तो सबसे पहले तो इस आईडीबीआई वाले मैटर को क्लोज करो। आईडीबीआई लोन, आईडीबीआई लोन क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से था? सपोज 12% से था, तो 12% आईडीबीआई लोन अमाउंट आ जाएगा 10 लाख रुपीज, नंबर वन। नंबर दो, सर जो डिबेंचर इशू किया, ओके चलो 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, जो भी आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं वो लिख दो। सपोज आपने 1000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो 1000 डिबेंचर्स 1000, 10% डिबेंचर्स, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने इशू किया है, एट द रेट, क्या क्या रेट पे इशू किया है, क्या इसकी फेस वैल्यू क्या है? तो सपोज 100 रुपीज इसकी फेस वैल्यू है, 100 ईच, 1000, 10% डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच, अमाउंट आ गया इसका कितना भाई? 1 लाख रुपए, अमाउंट आ गया इसका 1 लाख। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाऊं, जैसे अपने अगर हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी इस साइड में, यानी कि क्रेडिट बैलेंस जिसका भी होगा वो इस साइड में, और डेबिट बैलेंस जिसका होगा वो इस साइड में। ठीक, तो डिबेंचर 10% डिबेंचर अकाउंट इस साइड में, और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है वो एसेट साइड में। या फिर अगर यहाँ पे नहीं लिखना है तो यहाँ पे अपोजिट साइड में आप माइनस करके दिखा सकते हो। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस करना है, दैट इज माइनस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, आउटर कॉलम में डैश, टोटल में आ जाएगी वैल्यू, दैट इज 10 लाख रुपीज, टोटल में वैल्यू आ जाएगी 10 लाख। और बोरोइंग्स में यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 10 लाख। दीज आर द टू मेथड्स, नंबर वन जिसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है लोन के नीचे, नंबर दो जिसके अंदर आपको जनरल एंट्री पास करनी है, और आपको डिबेंचर भी दिखाना है और डिबेंचर सस्पेंस भी क्रिएट करना है। तो एंट्री आपकी जो बन रही है वो है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये आपका फंडा है किस चीज का? डिबेंचर से रिलेटेड। फाइन, एकदम आया समझ में? यस इन द चैट बॉक्स इफ यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। If you have any doubt, then you can ask me. Yes, फटाफट रिस्पॉन्स दे मुझे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5000, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5000 आपके हैं, 5000 डिबेंचर से 9% के, 100 ईच एट पार, और कैश आपने इशू किया है, और आपने एक लोन भी लिया है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो तो कैश में चला गया, मतलब कैश आ गया अपने पास में, और जो 80,000 का आपने अमेरिका बैंक से लोन लिया है, और इसके बदले आपने 1 लाख रुपए की डिबेंचर्स की कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे सिक्योरिटी दी है। बैंक वालों ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बोला है कि जो भी डिबेंचर्स हैं, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो लोन का, तो डिबेंचर्स जो हैं उसके बदले में आपको डिबेंचर्स के लिए पैसा देना पड़ेगा। अल्टीमेटली मतलब ऐसा है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी है, जैसे ही आप लोन का पेमेंट कर दोगे, रीपे कर दोगे लोन को, तो आपके जो डिबेंचर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। क्या बोला? हाउ विल यू शो द डिबेंचर्स इन द बैलेंस शीट of the company assuming that
the company has recorded the issue of debentures as a collateral security। मतलब आप अगर रिकॉर्ड करते हो तो आपको किस तरीके से बैलेंस शीट में शो करना है, बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करना है। तो बात आती है कि आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। तो कंपनी अगर बैलेंस शीट बनाती है तो सबसे पहला काम, बैलेंस शीट कौन सी डेट पे बना रहे हो वो डेट आ जाएगी। नंबर 2 काम आता है कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। ये अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर्स बनेगा और नोट नंबर बनेगा। ये अपना नोट नंबर और एक बन जाएगा अपना अमाउंट का कॉलम। ये है अपना पर्टिकुलर्स, ये है नोट नंबर और ये है अपना अमाउंट। पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है आपको, नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये आपकी मेन हेडिंग होती है। मेन हेडिंग में एक पार्ट बनेगा, दैट इज नंबर 1। क्योंकि अपने पास में अदर इंफॉर्मेशन नहीं है बैलेंस शीट की, तो मैं इसकी जगह पे नंबर 1 लिख रहा हूँ। यह आपका बनेगा नॉन करंट लाइबिलिटी का। नॉन करंट लाइबिलिटी में भी सब पार्ट बनेगा, ए लिख देते हैं इसको, और वो बनता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने की है, क्या है, उसकी डिटेलिंग देखते हैं और क्या करना है आपको नोट्स में वो देखते हैं। तो नोट बनाना पड़ेगा अपने को नंबर 1। आपने क्या क्या किया है उसको देख लेते हैं एक बार। कंपनी ने 5000 डिबेंचर्स इश्यू किए हैं 100 रुपीज ईच के। तो आप कंपनी की लाइबिलिटी डिबेंचर्स के अगेंस्ट में बनती है 5000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 5 लाख। नंबर 1, नंबर 1 बना 5000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू